हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, फाइनली आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक डीपीएसयू है, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वहां से 1000 पोस्ट पर वैकेंसी को ओपन किया है। देखिए, इसके अंतर्गत काफी सारी पोस्ट हैं। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, तो काफी सारी वैकेंसी यहां पर है। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये वैकेंसी जितनी भी डीपीएसयू जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आती है, वहां पर अभी तक जो वैकेंसीज आती थी उन सबसे अलग है। या फिर हम यूं कहें, जितनी भी इससे पहले एबीएनएल आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वैकेंसी आई है, उन सबसे यह भर्ती अलग होने वाली है। ऐसा इसमें क्या कुछ चेंजेस है? देखिए, एक चेंजेस तो ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको इन्होंने चेंज किया है। इससे पहले एबीएनएल की जो भी भर्तियां निकली, वहां पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता था वो बेसिकली आपके मार्क्स के बिहाफ पर होता था। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मार्क्स हैं उसके बिहाफ पर सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं है। यहां पे प्रॉपर जो रेगुलर बेसिस पर भर्ती होती है उस तरह सिलेक्शन प्रोसेस रखा है। यानी कि पहले आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, आफ्टर सीबीटी एक रेसो में सिलेक्ट करके आपको ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। देन वहां पर फिर उसके बाद में आपके रिटन टेस्ट एग्जाम स्कोर के बिहाफ पर आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यहां पर एक तो मेजर चेंजेस इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। दूसरा जो मेजर चेंजेस है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि जो हमारी वैकेंसी है, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी वैकेंसीज आई हैं डीपीएसयू में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड, वहां पे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता था कि 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद में हम आपके पीरियड को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन यह बात एवीएनएल को भी रियलाइज हो गई कि एम्प्लॉय को इस तरीके से रिटेन नहीं किया जा सकता। उसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो निकल जाएगी, क्योंकि आपने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया था कि 4 साल बाद हम आपका क्या करेंगे। इवन आपने लिख के दिया था कि 4 साल बाद हम जो है ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एक्सटेंड होगा नहीं होगा, क्लियरली मैक्सिमम 4 ईयर लिख के दिया था। लेकिन फाइनली इस रिक्रूटमेंट में आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि इनिशियली 1 ईयर पीरियड है, उसको 3 ईयर एक्सटेंड करेंगे, यानी कि 4 ईयर का पीरियड होगा। आफ्टर 4 ईयर भी यदि डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट रही तो वो आपके पीरियड को एक्सटेंड करेंगे। यानी कि जिस तरह एचएएल में या फिर अदर डीपीएसयू में वैकेंसीज आती थी, जहां पर एक्चुअल में आपको लिख के तो 4 साल दिया जाता था, लेकिन उसको एक्सटेंड करने की प्रोबेबिलिटी 90% होती थी। सेम सिनेरियो यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि प्रॉपर रिक्रूटमेंट लेना, सिलेक्शन प्रोसेस को प्रॉपर फिल्टर करना, प्रॉपर आपकी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल की जो बेसिकली क्लियरली मेंशन किया है, वहां पर ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में काफी सारे आपके कंफ्यूजन होंगे इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। मैं वादा करता हूं कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। देखिए, यहां पे क्या है, ये आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की जितनी भी यूनिट है उन सभी की वैकेंसीज जो है कहीं ना कहीं निकाली है। जैसे कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी की वैकेंसी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक की वैकेंसी है, मशीन प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ की वैकेंसीज है। तो फॉर एग्जांपल आप जूनियर टेक्नीशियन फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर उसकी वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में भी है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई में भी है। तो जब मल्टीपल यूनिट में आप लोगों की वैकेंसीज है, तो क्या हमको सिलेक्ट करना है या प्रेफरेंसेस सेट करना है? तो जो भी डाउट है वो सभी डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। यानी कि इससे पहले जो भी फैक्ट्री की वैकेंसी है वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहलाया करती थी। 2021 में इनको 7 डीपीएसयू में तब्दील किया गया, जिसमें से एक डीपीएसयू हमारी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जिसको एबीएनएल कहा जाता है, वो रखा गया। इस एबीएनएल के अंतर्गत काफी सारी यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट बेसिकली इसके अंतर्गत आती हैं? देखिए, की जो मेन यूनिट है वो हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी है, जिसको बेसिकली इसका हेडक्वार्टर बनाया गया एबीएनएल का। इसके अंतर्गत बेसिकली जो है हमारी, उसके अलावा एचबीएफ अबाडी हमारी वैकेंसी बेसिकली फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक बेसिकली है। उसके अलावा मशीन प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ भी इसके अंतर्गत आती है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर भी इसके अंतर्गत आती है। तो यहां पे काफी सारी यूनिट की बेसिकली वैकेंसियां इन्होंने निकाली हैं। अब देखो, टॉप पर आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर क्लियरली उन्होंने बोला है एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट, एडिशनल जनरल मैनेजर,
डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर टेक्नीशियन, इन सभी की वैकेंसी इसमें बेसिकली निकाली गई है। यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है जो कि ABNL अपॉन CO अपॉन HR अपॉन 2026 अपॉन 06, ये आपका एडवर्टाइजमेंट बेसिकली होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। इससे पहले एक नोटिस आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट वायरल हुआ था, जब मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज जब तक ये चीजें ऑफिशियली नहीं आई थी कि क्लियर नहीं था कि ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है या नहीं, लेकिन अभी फाइनली ये ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, तो ये वैकेंसी आपकी पब्लिश हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पे कुछ चीजों को समझिएगा जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में बेसिकली फिल करना है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर बेसिकली इस फॉर्म को बेसिकली लिया जा रहा है। यहां पर वैकेंसी को देखते हैं कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। देखिए यहां पर सबसे पहले समझिएगा जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, यहां पर आपको यूनिट मिल जाती है, यानी कि जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की 2 यूनिट में वैकेंसी देखने को मिल रही है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक। जैसे कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी की बात करें तो यहां पर आपको 15 सीट देखने को मिल रही है यूआर की, यहां पर टोटल सीट है, यहां पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। तो एचपीएफ में टोटल 32 सीट इलेक्ट्रीशियन की एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में टोटल 52 सीट आप लोगों की मिल जाती हैं। इसी तरीके से हर एक पोस्ट में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जूनियर टेक्नीशियन की बात करें, एचपीएफ में आपको 40 सीट देखने को मिल रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में 29 सीट देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रोप्लेटर की बात करें, यहां पर एचपीएफ में 1 सीट है टोटल, एंड इलेक्ट्रोप्लेटर की यदि हम लोग ईएफए की बात करें तो यहां पर इंजन फैक्ट्री अबाड़ी, ईएफए मतलब इंजन फैक्ट्री अबाड़ी में 3 सीट यहां पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा यदि हम फिटर जनरल की बात करें, देखो फिटर जनरल की सभी जगह पर सीट आपको देखने को मिल रही है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी में 134 सीट निकाली है फिटर जनरल की, इंजन फैक्ट्री अबाड़ी में 10 सीट को ओपन किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में 253 सीट को ओपन किया है, मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ में 3 सीट को ओपन किया है। एंड यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हो ये फिटर की चारों यूनिट में वैकेंसी निकाली गई है व्हीकल फैक्ट्री को छोड़कर। जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन की भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार आपकी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग यहां पर वैकेंसी को डिवाइड किया है। अब ये अलग अलग यूनिट में है, क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में हम आगे बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो और हम लोग यदि ट्रेड की बात करें जूनियर टेक्नीशियन के अंतर्गत यहां पर हीट ट्रीटर या फोर्जर की वैकेंसी को निकाला गया है। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाला है, जो कि एचबीएफ में 78 सीट है, इंजन फैक्ट्री अबाड़ी में 9 सीट है, मेडक में यहां पर 30 सीट को निकाला है, मशीन टूल प्रोटोकॉल फैक्ट्री में 30 सीट के ऊपर वैकेंसी निकाला है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की भी वैकेंसी को यहां पर ओपन किया है, जिसके अंतर्गत एचपीएफ में 2 सीट है, मेडक में 21 सीट को निकाला है। जूनियर टेक्नीशियन यहां पर देखोगे रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट की भी वैकेंसी को निकाला गया, 53 सीट एचपीएफ में एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में 13 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन पेंटर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहां पर क्वालिटी इंश्योरेंस असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। जूनियर टेक्नीशियन रिगर की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। वेल्डर की भी काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो केवल और केवल जूनियर टेक्नीशियन की यदि आप वैकेंसी देखोगे, टोटल जो पोस्ट हैं सभी ट्रेड की मिला के 1005 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन भी बेसिकली दिया हुआ है। जो फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है उनको अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको आपको देखना होगा, तो वो चीज जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा देखिए यहां पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में यदि बात करें, जूनियर मैनेजर की वैकेंसी की बात करें तो जूनियर मैनेजर की यहां पर आप देखोगे 11 पोस्ट एचबीएफ में। देखिए ये जो 1005 है वो केवल जूनियर टेक्नीशियन की है। उसके अलावा यहां पर जूनियर मैनेजर की भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। जूनियर मैनेजर में यदि हम बात करें तो जूनियर मैनेजर में आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में बात करें एचपीएफ में 11 सीट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे जूनियर मैनेजर में मैकेनिकल की वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है,
एंड मेटलर्जी की वैकेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैकेंसी है, फाइनेंस एंड अकाउंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की भी वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर में फाइनेंस, सिविल, कंपनी सिक्योरिटी, डिप्टी मैनेजर की भी वैकेंसी है, जिसमें डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, और डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा डिप्टी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंसल्टेंट की फाइनेंस एंड ऑडिट वाली वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहां पर एडिशनल जनरल मैनेजर की वैकेंसी, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। डिप्टी जनरल मैनेजर की कंपनी सिक्योरिटी की वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी मैनेजर में साइबर सिक्योरिटी की वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है। तो लॉट ऑफ पोस्ट यहां पर बेसिकली आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में टोटल 208 पोस्ट निकाली गई है और जूनियर टेक्नीशियन में 1005 पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये एक बड़ा रिक्रूटमेंट एबीएनएल की तरफ से देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पूरा डीपीएसयू का स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं उसको डेवलप किया जा रहा है और उसके लिए मैन पावर की जरूरत है। और इधर जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं कहीं ना कहीं उनके ऑप्शन फॉर्म भी आ चुके हैं जो कि भरे जाएंगे। तो सारा रीस्ट्रक्चर हो रहा है, इसीलिए ये बड़ी वैकेंसी हमको एबीएनएल की तरफ से बेसिकली देखने को मिल रही है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। यहां पे आप लोगों की बेसिकली जो वैकेंसी है, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका किस पोस्ट में कौन कौन सी कैटेगरी की वैकेंसीज है, जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो बेसिकली यहां से देख सकते हैं। देखिए अब बात आती है इंपॉर्टेंट कि इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी। क्या जिन्होंने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया है उनको कोई मेजर एडवांटेज देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीजें यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें, देखिए जो भी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर जनरल, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, फाउंड्री, किसी भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा एससीबीटी वाले कैंडिडेट यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइदर या तो एससीबीटी से आईटीआई करने के बाद में आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया हो तब आप एलिजिबल हो, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में या तो आपके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, यानी आपने आईटीआई एनसीबीटी से कंप्लीट करी हो, केवल फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट करा हो। दोनों ही कैंडिडेट बेसिकली एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। जिन्होंने डायरेक्ट एनएसी किया है आफ्टर 10th के बाद में वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है, जिन्होंने आईटीआई करी है, फ्रेशर है, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है। यहां पर अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप करी हो, नहीं, केवल आपने आईटीआई किया है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप अपने आवेदन को कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कोई और कंडीशन है? नहीं, केवल यही कंडीशन है कि जो आपकी आईटीआई है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने आईटीआई तो बेसिकली एससीबीटी से करी लेकिन बाद में एनएसी सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया यानी कि अप्रेंटिसशिप कर ली, वो विद्यार्थी भी एनएसी के बिहाफ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जूनियर टेक्नीशियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखो काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, आवेदन से रिलेटेड, जिससे आपका कोई भी डाउट ना हो। और वीडियो से इंफॉर्मेशन मिल रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बना रहता है। उसके अलावा जूनियर मैनेजर की यदि हम बात करें तो जूनियर मैनेजर में जिस भी डिसिप्लिन की वैकेंसी है लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या मेटलर्जी, उससे रिलेटेड बीटेक होना चाहिए आपका अपने डिसिप्लिन में। लाइक जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में आप अप्लाई करोगे, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि आपने किया है या उसके समकक्ष। अब देखो इसको क्या है ना कैटेगराइज किया है तो आगे हम देखेंगे मैकेनिकल के अंतर्गत कौन कौन से वाले डिसिप्लिन वाले आ जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो वो अभी हम लोग नीचे बेसिकली देख रहे होंगे।
जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज की यदि बात करें, यदि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ एमबीए एचआर में यदि आपने किया है अप्लाई कर सकते हो, या पीजी डिप्लोमा, इनमें से यदि कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप बेसिकली अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा यदि हम बात करें जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो यहां पर डिग्री विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेटर की यदि आपको है, या एमए इन हिंदी ट्रांसलेशन में यदि आपने किया है अप्लाई कर सकते हो। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी वैकेंसी निकाली है जूनियर मैनेजर के अंतर्गत। यदि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेसिकली आप लोगों ने किया है, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या उसके समकक्ष डिसिप्लिन से किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में यदि आपको नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो वेरी गुड होगा, जो आपको काम में मदद करेगा। फाइनेंस एंड अकाउंट की भी वैकेंसी है, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स या जो बेसिकली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स से बेसिकली किया है अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है, जहां पर एमबीए फाइनेंस यदि आपने किया है। असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सिक्योरिटी की वैकेंसी है, जहां पर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन से किया हुआ अप्लाई कर सकते हो। डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहां पे लॉट ऑफ वैकेंसी है, यहां पे आप लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेसिकली देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेसिकली क्लियर हो गई होंगी। सीनियर मैनेजर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिफिकेशन इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विल बी कंसीडर्ड एज ए इक्विवेलेंट। जो हमारा समकक्ष है वो किसके समकक्ष माना जाएगा। जैसे कि हमने देखा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है और आपने इन डिसिप्लिन में से किसी में भी बेसिकली अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, आप अप्लाई कर पाओगे। इसी प्रकार मैकेनिकल में ये सारे अप्लाई कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिकल में ये सारे अप्लाई कर पाएंगे, कंप्यूटर साइंस में ये सारे अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा कि उसके समकक्ष जो बेसिकली डिसिप्लिन बोला है वो यहां से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है थर्ड नंबर का, जो है टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट। देखिए यहां पे कुछ चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस को समझने की कोशिश करिएगा। यहां से कहीं ना कहीं एबीएनएल की नीयत दिखाई दे रही है कि 4 साल के बाद भी वो आपको निकालने वाले नहीं है, क्योंकि ये चीज उनको भी पता है कि यदि आप एक्सपीरियंस्ड हो, एम्प्लॉय हो, तो आपको रिटेन करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि नया एम्प्लॉय आएगा, उसको फिर से ट्रेनिंग, फिर से सारी चीजें, वो चीज पॉसिबल नहीं है इन लॉन्ग टर्म यदि डीपीएसयू को चलाना है। लाइक बीएचईएल, आईओसीएल, नालको या अदर डीपीएसयू की तरह कॉम्पिटिट देना है या उसको बेसिकली रिटेन करना है। आगे जाके इन्हीं एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं परमानेंट बेसिस पर वो लोग कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट में क्लियरली उन्होंने बोला है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इनिशियली, यानी कि इनिशियली जो आपका एंगेजमेंट पीरियड है वो 1 ईयर है। उसके बाद में एक्सटेंडेबल बाय 3 मोर ईयर, यानी कि इनिशियल पीरियड को मिलाकर मैक्सिमम 4 ईयर है। फर्दर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड मैक्सिमम टर्म ऑफ 4 ईयर। समझ रहे हो, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद में आफ्टर 4 ईयर क्या बोल रहे हैं, बियॉन्ड मैक्सिमम टर्म ऑफ 4 ईयर एज पर, यानी कि इसको क्या करेंगे, वो एक्सटेंडेड करेंगे, एक्सटेंडेड बियॉन्ड मैक्सिमम टर्म ऑफ 4 ईयर एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। यानी कि यदि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आफ्टर 4 ईयर भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यदि हमारी रिक्वायरमेंट है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इससे क्या होगा, 2 चीजों की तरफ वो लोग फोकस कर रहे हैं। एक तो कि हमको एम्प्लॉय को रिटेन करना है, दूसरा एम्प्लॉय से वर्क हमको निकलवाना है। यदि हम सिक्योरिटी देंगे तो कहीं ना कहीं वर्क के प्रति कंप्रोमाइजेशन हो सकता है, एंड यदि हम लोग क्लियरली मेंशन कर देंगे कि 4 ईयर के बाद आपको निकाल ही दिया जाएगा तो एम्प्लॉय खुद ना खुद कोई ऑप्शन ढूंढ के उसको हम रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ के चला जाएगा। तो उन्होंने दोनों पोजीशन पर कहीं ना कहीं खेला किया हुआ है और उस तरीके से टर्म को बनाया हुआ है सो दैट कि आप रिटेन कर सकें। एक फिल्टर भी आपका साथ में लग गया, जिनको जाना है 4 ईयर तक वो बेसिकली चले जाएंगे और जो रिटेन हो सकते हैं वो रिटेन हो जाएंगे, यानी कि मलाई रह जाएगी, बाकी दूध निकल जाएगा। समझ रहे हो, तो ये चीजें मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर, सभी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। मैक्सिमम 55 ईयर
विथ ऑल रिलैक्सेशन ऑन एज, यानी कि जितने भी रिलैक्सेशन दिए 55 साल से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए किसी भी रिलैक्सेशन को लेके। इन जनरल कैटेगरी यहां पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। यदि आप कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करोगे तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट की वैकेंसी पर अप्लाई करते हो तो इसके लिए बिलो 65 ईयर बेसिकली जो आप अप्लाई कर पाओगे। अब देखो क्या कुछ मिलने वाला है, ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, क्योंकि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर ये उम्मीद करते हो कि हम यदि चेन्नई जैसे शहर में रहें, मेडक जैसे शहर में रहें, मुंबई अंबरनाथ में रहें, तो वहां पर क्या कुछ हाथ में बेसिकली आने वाला है। तो इसके लिए ठीक है, डीपीएसयू ने बेसिकली काफी बढ़िया स्टार्टिंग बेसिकली आप लोगों के लिए दिया हुआ है। यदि आप देखोगे तो यदि जूनियर टेक्नीशियन की हम बात करें जहां पे आपका स्टार्टिंग बेसिक 21,000 रुपीज है, वहीं यदि आप रेगुलर बेसिस जॉब में अप्लाई करते हो 19,900 बेसिक आपको मिलता है, 18,000 बेसिक आपको मिलता है, तो उससे बेहतरीन बेसिक है। लेकिन यदि अदर डीपीएसयू की हम बात करें लाइक बीएचईएल, आईओसीएल, नालको की बात करें, वहां पर जो आपका स्टार्टिंग बेसिक होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होता है, आपने देखा होगा। लेकिन वहां पर भी वो ट्रेनिंग पीरियड स्टार्टिंग में 3 ईयर, जैसे कि नालको में देखा हमने ट्रेनिंग पीरियड 3 ईयर रख लिया, तो कहीं ना कहीं वो चीजें सिमिलर हो जाती हैं। तो यहां पे हमको कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही। बेसिक 21,000 सफिशियंट है, साथ में इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस आपका लगभग 60% के आसपास वो आपको मिलने वाला है। लेकिन कुछ चीजें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुई है जिसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए स्पेशल अलाउंस 5% दे रहे हैं, अच्छा बात है। यहां पे आपको जो भी बेसिक रहेगा उसका 5% मिलेगा। आईडीए लगभग 60% हम लेके चल रहे हैं, 60% आपका ये मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको बेसिकली एंड मोबाइल चार्जेस पर मंथ जो है 3,000 रुपीज फिक्स है। तो ये एक बड़ा डैमेज कहीं ना कहीं है, यानी कि आपको मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह नहीं मिल रही है, उसको इंश्योर करने के लिए 3,000 रुपीज पर मंथ आपको दिया जा रहा है। तो टोटल जो बेसिक है 25,050 प्लस आईडीए, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो लगभग 40,000 रुपीज के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है यदि आप जूनियर टेक्नीशियन में अप्लाई करते हो उस केस में। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा जूनियर मैनेजर की बात करें, यहां पर उनका जो बेसिक है 30,000 है, असिस्टेंट मैनेजर का 40,000, डिप्टी मैनेजर का 50,000, सीनियर मैनेजर का 70,000, डिप्टी जनरल मैनेजर का 80,000 एंड एडिशनल जनरल मैनेजर का 1 लाख एंड कंसल्टेंट का 1,20,000 रुपीज स्टार्टिंग बेसिक बेसिकली रहने वाला है। एंड आईडीए, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और 5% एडिशनल अलाउंस और बाकी मेडिकल और जो मोबाइल चार्जेस पर मंथ है जो फिक्स 3,000 रुपीज दे रहे हैं। उसके अलावा क्या कुछ मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है। ये तो हमने देख ली कि बेसिकली क्या कुछ चीजें मिलने वाली हैं। यहां पर समझिएगा एडिशनल क्या कुछ बेनिफिट है। यहां पर एनुअल इंक्रीमेंट 3% आपको मिलने वाला है एवरी ईयर एज पर गवर्नमेंट रूल। यहां पर ईएल यानी कि अर्न लीव जो होंगी वो हर 12 मंथ में, यानी कि एक साल में आपको कितनी मिलने वाली है, 18 ईएल मिलेंगी। उसके अलावा 10 कैजुअल लीव मिलेंगी, 10 आपको सीएल मिलने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी छुट्टी है, यानी कि पूरे साल में 28 लीव आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पे 18 ईएल है और 10 सीएल आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें उसके अलावा क्या कुछ है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके अलावा आप देखोगे आपका पीएफ बेसिकली रहेगा, ग्रेजुएटी पर एनम बेसिकली ये सारी चीजें रहने वाली हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज एंगेज्ड ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स, यानी कि उसका सेल्फ और फैमिली मेंबर का, स्पाउस का, 2 लिविंग चिल्ड्रन का, ये सारी चीजें बेसिकली इंगेजमेंट के दौरान आपको ये लोग देने वाले हैं। तो ये एक अच्छा है। साथ साथ में बेसिकली ये ध्यान रखिएगा जैसे ही आपका एंगेजमेंट खत्म होता है, आप नौकरी छोड़ते हो, ये सारी फैसिलिटी जो मेडिकल वगैरह की है वो बेसिकली आपकी कट हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट आपको बेसिकली मिलने वाले हैं। उसके अलावा देखो अब महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए सिलेक्शन में स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका जो जूनियर टेक्नीशियन की बात करें 2 स्टेजेस में होगा। पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। बाकी पोस्ट की बात करें जहां पर इंटरव्यू एप्लीकेबल है वहां पर उनका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्कीम एंड सिलेबस की बात करें। देखिए आपका
द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन पेपर, एक ही पेपर होने वाला है, और कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम होगा। इस पेपर जो होगा वो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होंगे। इन 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट ए का जो टॉपिक है, कहां कहां से 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के। इन सभी से मिला के आपके बेसिकली ये 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चन यहां पर देखो क्लियर बोला है। जो 50 क्वेश्चन है ना, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन। हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपके होंगे। ये 5 टॉपिक से 50 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 10 जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 10 रीजनिंग से, इस तरीके से रहने वाले हैं। और यहां पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 10th स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, जूनियर टेक्नीशियन में, ध्यान रखिएगा, राइट। और यहां पे पार्ट बी जो होगा, जो 50 क्वेश्चन होंगे, ये सारा का सारा आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेगा। यानी कि यदि आपने फिटर ट्रेड में अप्लाई किया है तो फिटर ट्रेड के क्वेश्चन, आपने इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे। तो बाकी जो 50% पोर्शन है वो टेक्निकल आपका रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये यदि जूनियर टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हो, दिस इज वेरी वेरी कॉमन टॉपिक 10th स्टैंडर्ड लेवल के, जैसे इससे पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूछा करता था, लाइकली वैसा ही एग्जाम पेपर कहीं ना कहीं रहेगा। पहले ये रेशो 80-20 का रहता था, लेकिन अभी ये रेशो 50-50 का बेसिकली यहां पे रखा गया है। उसके अलावा यदि हम बात करने लगे, the total weightage on written examination will be considered for 100% for junior technician post and 85% of junior manager and consultant post। इसका मतलब क्या है, यहां पे ध्यान रखिएगा, 85 जूनियर टेक्नीशियन में जो रिटन एग्जाम है उसका महत्व है 100%, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो 100% किससे होगा, रिटन टेस्ट से होगा। भैया आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट किस लिए, ट्रेड टेस्ट केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन बाकी अदर पोस्ट की यदि बात करी जाए, वहां पे रिटन टेस्ट का वेटेज 85% होगा, अनदर 15% वेटेज इंटरव्यू का होगा। लेकिन आपके केस में, आईटीआई स्टूडेंट्स के केस में 100% वेटेज रिटन टेस्ट का होगा। इसमें होता क्या है, पहले आपका सीबीटी कंडक्ट होगा, सीबीटी कंडक्ट होने के बाद में आपको 1:3 में, यानी कि यदि हम बोले 1000 वैकेंसी है तो इन 1000 वैकेंसी पर 3000 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। किसके बिहाफ पर, जिनके अच्छे मार्क्स हैं टॉप में। अब 3000 स्टूडेंट देंगे ट्रेड टेस्ट, फिर देखा जाएगा ट्रेड टेस्ट में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। हम मानते हैं कि 2500 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, तो यहां पर क्या हो गया, 500 कैंडिडेट तो हो गए, किस वजह से बाहर, क्योंकि इन्होंने ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब इन 2500 स्टूडेंट्स के सीबीटी मार्क्स फिर से देखे जाएंगे, और जिनके मार्क्स ज्यादा हैं उनमें से फाइनली 1000 विद्यार्थी को फाइनल सिलेक्ट किया जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसको ज्वाइनिंग लेटर बेसिकली दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन बाकी अलग पोस्ट के केस में 85% वेटेज यहां है, और अदर इंटरव्यू से भी बेसिकली उनका वेटेज लिया जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर पार्ट ए का सारा चीज बताया हुआ है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग एबिलिटी के, कंप्यूटर एबिलिटी के, इस तरह से 50 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी जूनियर टेक्नीशियन में जो 50 प्रश्न होंगे, सब्जेक्ट पेपर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीबीटी सिलेबस ऑफ रिलेवेंट ट्रेड। ध्यान रखिएगा, आपका जो डीजीटी का सेम जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो आपको हम लोग पढ़ाते हैं, जो मेन आपका सोर्स है नॉलेज का, वहीं से सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। फॉर जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर पोस्ट की बात करें, यहां पर भी 50 क्वेश्चन का बेसिकली रहेगा। ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू के बारे में ऑलरेडी मैं क्लियर आपको कर चुका हूं, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेडिकल की बात करें, यहां पर B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है जूनियर टेक्नीशियन का। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, यदि आपका चश्मा लगा हुआ है 4 डायोप्टर तक जब भी अलाउ होता है, तो इतना कुछ वरी होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो कंप्लीट सिलेबस है, इस सिलेबस का आपके स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएगा विद इन 3 डेज जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट का। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है और सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, या फिर आपने एप्लीकेशन पर ऑलरेडी
फाउंडेशन कोर्स मास्टर कोर्स 2.0 लिया हुआ है फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, उससे भी आपकी टेक्निकल टोटल प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन इसका कंबाइंड टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज विद इन 3 डेज आप लोगों का लॉन्च हो जाएगा, जहां से आप लोग हमारे साथ में जुड़ के प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन, फॉर द जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वो सारी पोस्ट के लिए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। यहां पे कुछ जनरल कंडीशंस बेसिकली दी हुई हैं। जनरल कंडीशन में यदि आप देखते हो तो आपको क्लियरली यहां पर मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट रिजल्ट। यहां पे जनरल कंडीशन में यदि हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली मिल जाता है, जहां पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि आपकी यदि एक पोस्ट है और वो मल्टीपल यूनिट में है, तो उस केस में आपको प्रेफरेंसेस सेट करना है। प्रेफरेंसेस सेट करने का मतलब क्या है, आप जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करोगे, वहां पर आपको प्रेफरेंसेस देना पड़ेंगे कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आप किस यूनिट को चुनोगे, फिर किसको चुनोगे, फिर किसको चुनोगे, समझ लो। यानी कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मशीन प्रोटोकॉल फैक्ट्री अंबरनाथ मुझे मिले, यदि वहां मेरा चयन नहीं होता है तो दूसरे नंबर पर मैं चाहता हूं इंजन फैक्ट्री अभाड़ी मिले, यदि वहां भी नहीं होता है तो मैं चाहता हूं कि HBF मिले। जो भी आपका सीक्वेंस रहे, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, तो उस तरीके से आप अपने प्रेफरेंसेस को बेसिकली चूज कर सकते हैं। यहां पर क्लियरली ये चीज को मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फी की बात करें, देखिए फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है वो 300 रुपीज रखी गई है। इन केस यदि आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत आते हो तो कोई भी एप्लीकेशन फी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सेंटर कहां रहेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे वो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, इन सभी शहरों में आपके टेस्ट सेंटर बेसिकली रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सके हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें, ABNL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप बेसिकली इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां पर बताया हुआ है, तो ये सारा कुछ किस तरीके से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, वो सारी चीजें हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट की। 11 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट है 25 जुलाई 2026 रखी गई है। तो इस विंडो के अंदर, एक बहुत ही कम टाइम विंडो मिला है आपको, तो इस विंडो के अंदर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। उम्मीद है कि इसके एग्जाम भी ये लोग काफी जल्दी ही कंडक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा समय ये लोग नहीं लेने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी डाउट आप लोगों का रहता है तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड यदि आप जूनियर टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।